फादर ने बिजनेस के लिए कुछ लोन लिया था, बाहर से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था और 2017 में हमारे स्लोली हमें एक मशीनरी, कार सब कुछ बेचना पड़ा। फिर यहाँ से मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी मुझे ट्रेडिंग ही करना है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। और 2021 जैसे ही ख़त्म हो गया, मेरा ईयर का P&L था अराउंड 40,000 लॉस। फिर से मैंने 3 लाख ऐड कर दिया था। 3 लाख ऐड करने के बाद वो 3 लाख से स्लोली ग्रो करके 10 लाख पे लेके गया। वो फिर 10 लाख से ज़ीरो हो गया। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. हेलो गाइस, मेरा नाम गिरीश गोरे है और मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ। मैं 2014 में मैं कॉलेज के लिए नांदेड़ से पुणे शिफ्ट हो गया था और मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गया था। और बस जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया तब माइंड में एक ही था कि भाई अभी लाइफ सेट है, बस लाइफ एंजॉय करो, कॉलेज की डिग्री निकालो और फादर का बिजनेस ज्वाइन करो, बस एक ही माइंड में था। तो 2014 ऐसे ही चला गया। जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हाथ में आया तब समझ में आ गया कि मैं वाईडी हो चुका हूँ और मेरा अभी एक ही माइंडसेट था कि अभी जितने भी सब्जेक्ट बाकी है वो निकालो और सेकंड ईयर में जाओ। तो जैसे तैसे करके मैंने वो सब्जेक्ट निकाल दिया और सेकंड ईयर में आ गया। जब सेकंड ईयर में मैंने जैसे ज्वाइन हुआ तो वो था साल 2016 में सेकंड ईयर अच्छे से चल रहा था। फर्स्ट टर्म हो गया। जब ईयर एंड में डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप सभी को पता है, तभी जब नोट बदले तभी मेरी लाइफ भी बदल चुकी यहाँ पे। और वहाँ पे फिर हमारा जो बिज़नेस था, फादर का बिज़नेस था, वो स्लोली कोलैप्स होने लगा था क्योंकि फादर ने बिज़नेस के लिए कुछ लोन लिया था, बाहर से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था और जो हमारे पास कुछ कार्स थे, मशीनरीज थे, ट्रक्स थे, वो सब कुछ हमारे EMI देना था। बट बिज़नेस कोलैप्स होने की वजह से वो हम EMIs भर नहीं पा रहे थे। तो 2017 में हमारे स्लोली हमें एक मशीनरी, कार सब कुछ बेचना पड़ा क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे हमें ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो डिसीजन लेना ही था। तो 2017 ऐसे ही चल रहा था, कुछ बाहर से फंड नहीं आ रहा था घर चलाने के लिए या 2 टाइम खाने के लिए भी यही सिचुएशन थी कि कार बेचो या स्कूटी बेचो, यही चल रहा था। इवन हमें स्कूटी भी बेचना पड़ा। तो 2018 में मेरी दीदी की शादी थी, तो शादी की भी अच्छी सी शादी हमने करा दिया। उसके लिए भी हमें मशीनरी बेचना पड़ा क्योंकि हमने उसके एंगेजमेंट होके 2 साल हो गया था। उतना वेट करना पड़ा था हमें क्योंकि ये इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी। बट कैसे तो करके हमने अच्छे से उसकी शादी करा दी। बट 2018 में और ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो होते जा रहा था। तब फिर मैं थर्ड ईयर में कॉलेज में था और जैसे मेरा फर्स्ट टर्म ख़त्म हो गया, फिर अभी मुझे यहाँ पे खाने के लिए या रहने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। जब ऐसी एक सिचुएशन थी कि जहाँ पे मुझे लेट उठना पड़ रहा था ड्यू टू दिस कंडीशन, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठूँगा तो वहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट के लिए पैसे लगेंगे, लंच के लिए पैसे लगेंगे। इस वजह से मैं 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे इवन उठता था क्योंकि वो कहीं न कहीं स्किप हो जाए। जब उठने के बाद सिर्फ चाय और बिस्किट खाओ और शाम में 30 रुपए में रोटी और सब्ज़ी मिलती थी, वही खा के दिन निकाल रहा था मैं। और ऐसे-तैसे करके 1.5-2 महीने निकल गए। फिर इवन ये स्टेज आ गई थी कि अभी मुझे रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अभी बस हो गया, अभी मैं घर जाऊँगा क्योंकि घर वालों को पैसे माँगने के लिए घर वाले के पास पैसे नहीं तो मैं कहाँ से माँगूँगा। इस वजह से मुझे जाना पड़ा नांदेड़ और मैं थर्ड ईयर के एंड में नांदेड़ चला गया। और जब नांदेड़ चला गया 2018 के एंड में, तब वहाँ पे फिर ऐसी जाने के बाद इतनी सिचुएशन समझ में आ गई कि ये बहुत मेरे सोच से या समझ से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तब यहाँ माइंड में यही था कि भाई अभी कैसे तो करके ये सिचुएशन निकालना है बाहर से। तो फिर वहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि कुछ ना कुछ बिज़नेस देख रहा था कि क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं जॉब करूँगा कहीं तो मेरी तो डिग्री कंप्लीट नहीं थी और जॉब करूँगा तो 20-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने और 20-30 हज़ार रुपये से मुझे कुछ होने वाला नहीं या मेरे फैमिली का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा था। तो फिर मैं सोच रहा था कि कौन सा तो बिज़नेस करूँ जिससे मैं ग्रो कर पाऊँ। तो मेरे माइंड में यही था कि जहाँ पे बिज़नेस मिला था कि एक बफेलो का बिज़नेस, मिल्क प्रोडक्शन का बिज़नेस, वो करने के लिए मैंने प्लान किया था। उसका भी अच्छे से रिसर्च किया था, स्टडी किया था, सब कुछ किया था और इतना कॉन्फिडेंस खुद में था कि कैसे भी करके मैं सक्सेस को बनाऊँगा इसमें से। जैसे मैंने देखा, सब कुछ देखा, तो बहुत सारे लोगों को मैंने पैसे भी माँगे थे, जितने भी मेरे नज़दीक के जो भी थे। तो बट कोई भी
हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। आप सभी को पता है जब बुरा टाइम होता है कोई भी आपको हेल्प नहीं करता है, बट उनके भी वो उनके जगह पे सही है, बट वो मुझे तो पैसे नहीं मिले कि मुझे जो करना था उसके लिए, क्योंकि उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए था और 10 लाख रुपए कोई नहीं दे रहा था। देखा था कि क्या कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान था। और फिर वही टाइम पे मेरी दीदी ने बोला कि मेरे पास जो ज्वेलरी है तू रख, इसका क्या करना है वो प्लान कर। तो वो ज्वेलरी उसके पास से लिए मैंने, और वो ज्वेलरी से मैंने बैंक में जाके रखा, और वहाँ से मुझे लोन मिला अराउंड 2,40,000। और 2,40,000 में से 50,000 रुपीज़ मैंने बैंक को दे दिया, और बैंक वाले को रिक्वेस्ट किया था कि भाई समझ लो कुछ सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, बट हम कैसे भी करके आपके जो भी कुछ पैसे हैं वो दे देंगे, जो भी ईएमआई वो स्लोली स्लोली हम भरेंगे। तो वो कैसे तो करके मान लिए, बट वहाँ पे क्या हुआ, 50,000 दे दिए। फिर उसके बाद 20,000 का हमने क्या करा कि घर में 2-3 महीने का राशन पानी भर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम का खाने के लिए भी इतनी सिचुएशन आ रही थी। आज आप बोलते हो कि जीजी भाई आप लकी हो, बट अभी समझो कि जहाँ पे मुझे 2 टाइम खाने के लिए भी इतना कुछ करना पड़ रहा था, तो वो 20,000 दे दिए। अभी बचा था हमारे पास 1,70,000 रुपीज़। 1,70,000 से हमने प्लान ये किया था कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन पेंडिंग था, अराउंड 2 से 3 साल से पेंडिंग था ऊपर का कंस्ट्रक्शन घर का, फर्स्ट एंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर पे हमने क्या करा, सिंपल लॉजिक लगाया था कि सिंपल मैट डाल दीजिए, फ़ैन लगाइए और सिंपल डोर लगा दीजिए। वो हमने प्रॉपर वे से कर दिया, और वहाँ पे फिर जो भी स्टूडेंट्स थे, फार्मर के जो गरीब बच्चे थे, उनके लिए हमने रेंट के लिए देना स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ से मुझे रेंट आने लगा था अराउंड मंथली 20,000, क्योंकि एक बंदे के लिए हम 1,200 रुपये ले रहे थे, तो अराउंड 17 से 18 बंदे थे, तो 20,000 रुपये रेंट आने लगा था। तो फिर उससे हमने क्या करा कि 15,000 घर वाले की ईएमआई दे रहे थे, क्योंकि माइंड में एक ही था, सारे मशीनरी ट्रक सब कुछ बेचना पड़ा, अभी सिर्फ घर बचा है, उसको बचाना है कैसे भी करके। तो वही माइंडसेट से हमने स्टार्ट कर दिया था, और वो ईएमआई मंथली घर वालों को जा रहा था, और जो बचा कुचा 5,000 रुपये था उससे हमारा 2 टाइम का खाने के लिए हो रहा था। फिर वही टाइम पे मेरे भाई की जॉब लग गई और वो पुणे चला गया, और फिर अभी घर में मैं और मेरी मम्मी थी, क्योंकि मुझे घर में रुकना ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी वहाँ पे अकेली है, उतने सारे लोगों के लोन्स लिए वाले, जो भी कुछ था वो कहीं न कहीं घर पे आ रहे थे, बैंक्स वाले, कार जिनका ईएमआईज़ लिए थे या बाहर से लोन लिया था, वो सारे लोग आ रहे थे कहीं न कहीं। क्योंकि जो पेंडिंग बचे वाला तो पैसा तो वो तो देना था, वो उनके लिए आ रहे थे। वो कहीं न कहीं सिचुएशन मुझे हैंडल करना पड़ रहा था, और वो सिचुएशन पे फिर मैं घर में मैं और मेरी मम्मी ही थी। तो फिर अभी रेंटल इनकम स्टार्ट हो गया था, और फिर भाई की भी जॉब लग गई थी। फिर मैं अकेला ऐसे ही घर में ही खाली बैठे वाला था, और एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ़ कॉलेज के लिए जाना था मुझे। फिर मैं क्या कर सकता हूँ और कहाँ से पैसे कमा सकता हूँ? इसलिए मैंने यहाँ पे देख रहा था कि जहाँ से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे कमा सकता है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था पहले कि कोई भी अभी पैसे तो देने वाला नहीं है मुझे। तो फिर मैं सर्च करने लगा था कि कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तब मुझे पता चला कि आप एजेंट का या ब्रोकर का काम कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का होता है। वो भी थोड़ा फ़र्स्ट स्टडी किया, वो भी मुझे लगा कि ये तो मेरे पास से पॉसिबल नहीं है। फिर देखा यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। वहाँ पे भी फिर समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर ऐसे तो कैसे करके रिसर्च करते टाइम मुझे एक वीडियो मिला, जहाँ पे 10,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा वीडियो मिल गया। फिर मैंने प्लान करा कि अभी ये तो सही है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया जाए। तो वो मैं स्टडी कर रहा था अच्छे से। स्टडी करने के बाद फिर ऐसे तो कैसे मैनेज करके मैंने 10,000 रुपये मैनेज कर लिया, और 10,000 रुपये से फिर ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। 2019 में मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे फिर 10,000 रुपये लेके मैं रेडी था कि अभी मुझे पैसे कमाना है। और उस तभी पता नहीं था कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था इन्वेस्टमेंट कर सकते, इतना ही मुझे नॉलेज आ गया था, क्योंकि मैंने वो टाइम पे फंडामेंटल का ही स्टडी किया था। और जो वहाँ पे मैंने 10,000 रुपये लेके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान किया था। और वो 10,000 से मैंने 2 स्टॉक्स पिक किया था। एक तो जगन लैंप स्टॉक था, और दूसरा आर पावर स्टॉक था। और जगन लैंप स्टॉक्स को मैंने बाय करने के लिए मुझे 25 दिन लगा गाइस। 25 दिन कैसे लगा? वो जब मैं बाय करने लगा था, वो डेली अपर सर्किट लगा रहा था। मैं डेली मॉर्निंग में उठ रहा था,
ट्रेड पंच कर रहा था वो मुझे बाय करने नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि पेनी स्टॉक जब बाय करने लगता है वो अपर सर्किट लगाते जाता है, तब आपको बाय करने नहीं देता है। तो वो नॉन स्टॉप अपर सर्किट लगा रहा था, मैं डेली बाय करने देख रहा था। वो जाके जब हाई बनाया ऑलमोस्ट 20-25 डेज के बाद, वो टाइम पे मेरी ऑर्डर ट्रिगर हो गई और वहाँ से वो स्टॉक्स डेली लोअर सर्किट लगाते जा रहा था, 5%, 5%, 5%, और वो उसमें मेरा ऑलमोस्ट 40-50% कैपिटल चला गया। और वो कैसे तो करके मेरी पोजीशन एग्जिट हो गई, और जो मैंने आर पावर लिया था उसमें भी अराउंड 20-30% मेरा लॉस हो गया। तो वो दोनों भी मैंने स्टॉक्स बेच दिए। तो वहाँ पे मेरा कैपिटल बचा था अराउंड 6,000 बचा। तो उसमें से मैंने क्या करा, वो 6,000 डाल दिया इंडिया सीमेंट स्टॉक्स में। तो वो लकीली वहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो गया था, अराउंड 2,000 रुपीज़ कुछ तो प्रॉफिट हुआ था, वो मेरा प्रॉफिट बन गया था। फिर जब रिसर्च करने लगा था, सब कुछ देख रहा था, तब समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग भी कुछ चीज़ है जहाँ पे हम आज ही लेके आज ही बेच सकते हैं। तब मैं एनालिसिस कर रहा था, रिसर्च कर रहा था सब कुछ कि कैसे किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, कोई पास में नहीं था कि जो गाइड कर सकते कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ यूट्यूब था, यूट्यूब से ही सीखना, क्योंकि देखा था किसी के कोर्स थे या कुछ क्लासेस थे, बट उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि जहाँ पे मैं कोर्स बाय करूँ या किसी का क्लास करूँ। तो सिंपल एक ही फ्री सोर्स था, ये यूट्यूब। यूट्यूब से ही सीख रहा था, डेली सीख रहा था। फिर कौन से यूट्यूब से समझ में आ रहा था कि भाई EMH कुछ है या RSI है, तो उसके बारे में मैं फिर डेली वीडियोज़ देखता था। और मेरे एक अच्छी बात है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब के वीडियो ही देखता हूँ, क्योंकि मूवीज़ देखने का शौक थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से वीडियो ही ज़्यादा देखता हूँ। तो वो कहीं न कहीं मैं 10-10 घंटे वीडियोज़ देखता था। समझो आज मुझे एक समझ में आ गया कि बॉलिंजर बैंड कुछ तो चीज़ है, तो उस पे जितने भी वीडियोज़ है यूट्यूब पे वो देखता था। इवन जो आउट ऑफ कंट्री के वीडियोज़ है जहाँ से, वो भी वीडियोज़ देखता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ में आया, और वो फिर नेक्स्ट डे पे उसकी प्रैक्टिस करता था, देखता था कि ये क्या है एक्चुअली में। फिर उसके ट्रायल एंड एरर से समझ में आता था कि हाँ, ये मेरे लिए तो सूट नहीं हो रहा है। वो जो मेरे पास कैपिटल था, फिर उसमें से और थोड़ा कैपिटल ऐड कर दिया, अराउंड 10,000। तो मेरे पास जो कैपिटल था उसे फिर और चल रही थी ट्रेडिंग। ऐसे तैसे करके मेरा 2019 में टोटल 19,000 रुपीज़ लॉस हो गया गाइस। फिर आ गया 2020, बट 2020 से पहले 2019 में एक अच्छी बात हुई थी। मेरे फादर जो दूसरे बिजनेस के लिए बॉम्बे गए थे 2018 टू 19, 1-1.5 साल वो बॉम्बे चले गए थे, क्योंकि वो दूसरा बिजनेस देखने के लिए। 2019 में एक अच्छी बात हो गई कि जो मेरे फादर यहाँ पे बिजनेस कोलैप्स होने की वजह से मुंबई चले गए थे दूसरा बिजनेस देखने के लिए, और वो अराउंड 1 से 1.5 साल वहाँ पे मुंबई में थे, और फिर से वो वापस आ गए, और मैं भी वहाँ पे नांदेड़ में ही था। तो दोनों ने साथ में मिलके बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया। वही बिजनेस जो पेंडिंग चेक्स थे, पेंडिंग काम था, वो सब कुछ जो कुछ था वो हमने फिर से रिस्टार्ट कर दिया। और वो अच्छा लकी था कि जो कुछ फाइनल काम हुए थे वो फाइनल काम भी हमने कंप्लीट कर दिया था। जो कुछ पेंडिंग चेक थे उसे भी निकाल लिया, और वो एक का पैसा दूसरे साइड में से तीसरे पैसे, ऐसे करके करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने वो जितने भी पेंडिंग चेक्स थे, पेंडिंग काम थे, वो सारा कंप्लीट कर दिया। उससे अच्छा खासा हमें पैसे भी आ गए थे, और जितना बाहर से लोन था और इवन जो दीदी की ज्वेलरी ली थी वो भी छुड़ा लिया हमने, और वो सब कुछ एकदम एक प्रॉपर लेवल पे आ गया था। तो जहाँ पे हमारी सिचुएशन, जो हमारा ग्राफ जो अप साइड से डाउन साइड गया था, वो कहीं ना कहीं लेवल पे आ गया था। अभी यहाँ से माइंडसेट में यही था कि अभी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करो और थोड़ा फास्ट ट्रेडिंग साइड में करो। और क्योंकि जो साइड जो हमने कंप्लीट किया था उसमें से अराउंड 15 से 16 लाख रुपए बच गए थे, तो माइंड में यही था ये अभी जो नए साइड लेंगे वो साइड में डालेंगे, और उससे जो पैसे आएंगे स्लोली फिर से हम हमारे जो पहला बिजनेस कोलैप्स हुआ था वो फिर से लाना ही हमारा माइंडसेट था। वो कहीं ना कहीं बट वहाँ पे एक गलती फिर से हो गई कि जो पैसे आ गए थे फिर से फादर ने वो पैसे लेके बॉम्बे चले गए, और वहाँ पे फिर से उनका लॉस हो गया। मीन्स जो ग्राफ अपर साइड से नीचे गया, नीचे से ऊपर है, फिर से नीचे गया गया। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो मैंने प्लान किया था कि कंस्ट्रक्शन करना है, सब कुछ करना है, साइट्स संभालना है, तो फिर वहीं पे एक सिचुएशन हो गई कि अभी कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है, और पहले ही समझ में आ गया तो पैसे तो कोई देने वाला नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी मुझे ट्रेडिंग ही करना है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो ट्रेडिंग में फिर ऐसे तैसे करके कुछ फंड्स मैनेज कर लिया, और वहाँ पे और दूसरा एक चीज़ था कि जो
साइट्स के पैसे आए थे तभी मैंने 1 लाख रुपए मेरे फादर के पास से ले लिया था, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए मुझे कैपिटल चाहिए था, वो मुझे पता था। वो 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने, और वो ट्रेडिंग कर रहा था मैं वहाँ पे। एनालिसिस अच्छा था, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, बट वो 1 लाख रुपए मेरे पास सिर्फ 1 महीना टिक गए, क्योंकि उससे लॉस नहीं हुआ था मेरा, बट मेरे फादर को और इमरजेंसी आए थे, वो 1 लाख रुपए फिर से उन्होंने वापस ले लिए और उनको देना पड़ा। बट मेरे पास कुछ जो कैपिटल था अराउंड 20-30,000 रुपीज़, उससे ट्रेडिंग चल रही थी। फिर वो 20-30,000 से मेरा 2020 निकल रहा था। माइंड में एक ही था कि अभी ये 20-30 हज़ार रुपये इसे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक समझ में आ गया था, मार्केट ने मुझे ये सिखाया था फंड कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है। मेरी मजबूरी ने मुझे सिखाया और मार्केट ने भी सिखा दिया कि कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक ही माइंड में था कि कोई पैसे देने वाला नहीं, बैकअप कुछ नहीं है। फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हो गई थी मेरी एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नी। फिर वहीं से स्लोली चल रहा था, और 21 में अब जब इंडियन मार्केट का अच्छा खासा वन साइड मूव आ रहा था, तो वहाँ पे फिर थोड़ा फार प्रॉफिट भी बन रहा था, लॉस हो रहा था, तब चल रहा था। बट मैं एक ही लॉट में काम करता था, और एक लॉट में प्रॉफिट ही कितना बनेगा, डेली का 500,000 रुपये, और लॉस भी मेरा 500,000 रुपये होता था, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं देने के लिए कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जाएगा कैपिटल तो वापस से फिर से नहीं आ सकता है कैपिटल। तो एक ही था कि ये कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और मार्केट ने भी अच्छे से समझ आया कि कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो जर्नी चल रही थी मेरी। फिर वहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे कुछ जो पास में के दोस्त है या जो भी कुछ ट्रेडिंग की कम्युनिटी है, वहाँ पे लोगों के पीएनएल देखता था कि किसी ने आज 10,000 का बनाया, किसी ने 50,000 बनाया, तब लगता था, डर लगता था कि इतने लॉट्स मैं कभी लाइफ में ले सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एक लॉट से ही कर रहा था, एक लॉट से कितना बन सकता है ये माइंड में था कि कितना बना सकता हूँ। फिर मेरा वहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट क्या मिला मुझे, कि मेरा तो लॉस देने की कैपेसिटी 500 से 1,000 रुपये, बट प्रॉफिट करने की कैपेसिटी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो फिर मेरा जब इंडियन मार्केट में वन साइड मूव्स थे 2021 में, तब फिर मैं क्या करता था, जब एक अच्छा खासा मूव मिले तब मैं फिर 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट्स कैप्चर करने देखता था। और वहाँ पे फिर मार्केट में मुझे एक और अच्छी बात सिखाया कि बड़ा मूव्स कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि एक ही पता था बड़ा मूव्स कैप्चर करूँगा तो ही बड़ा प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि दोस्त लोग जो पीएनएल शेयर करते थे, जब प्रॉफिट होता था तभी शेयर करते, और वो 10,000 15,000 के पीएनएल देखता था, और मेरा पीएनएल यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का। तो वो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता था कि मुझे भी एक प्रॉफिट बनाना है, मुझे भी बड़ा प्रॉफिट बनाना है, वही माइंडसेट था। बट लॉट तो नहीं बढ़ते थे, बस स्मॉल कैप क्वांटिटी से ही करता था, और वहीं पे बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए देखता था। बट वो आज जाके मुझे बेनिफिट करता है कि मैं बड़ी रैलीज कैप्चर करने के लिए, मार्केट ने मुझे पहले फंड प्रोटेक्ट करने के लिए सिखाया, अभी मुझे बड़ी रैली कैप्चर करने के लिए सिखाया मार्केट ने, और कैसे बिग रैलीज के लिए होल्ड करना है वो भी मार्केट ने पेशेंस लेवल सिखा दिया। ये 2021 में चला था। तो 2021 खत्म हो गया, और 2021 जैसे ही खत्म हो गया, मेरा ईयर का पीएनएल था अराउंड 40,000 लॉस। तो यहाँ पे समझ में आ गया था मैं कितना भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे सक्सेस तो नहीं मिल रहा है। फिर जब मार्केट को शांत तरीके से बैठ के सब समझ रहा था कि एक्चुअल मार्केट क्या है, तब समझ में आ गया कि ये तो कैसीनो जैसे चल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में कर रहा हूँ तो ये कैसीनो ही है, क्योंकि बाइंग करो तो कैसीनो में जो बंदा आता है उसको क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, वो भी स्मॉल अमाउंट चाहिए, और उसका स्किल ज़्यादा चाहिए, वही हो रहा है। बट कैसीनो का जो ओनर है वो तो अच्छा खासा कमा रहा है। तब समझ में आ गया कि ऑप्शन सेलिंग भी है, कि कैसीनो चलाने जैसा ही काम करना पड़ेगा हमें भी। तो वहाँ पे बट ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, कैसीनो चलाने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है, और स्किल थोड़ा कम लगता है। जितना ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा स्किल लगता है उतना तो नहीं लगता है। दोनों के लिए भी स्किल लगता है, बट कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा कम स्किल लगता है, बट कैपिटल ज़्यादा लगता है। फिर उसके डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर रहा था, सब कुछ समझ रहा था, स्ट्रैटेजी समझ रहा था, रिसर्च कर रहा था, सब कुछ समझ रहा था, और क्लासेस भी थोड़ा ज्वाइन किया था मैंने। और वहाँ पे भी समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल गेम समझने लगा था मैंने वहाँ पे। फिर समझ में आ गया कि ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए बेस्ट है, और यहाँ पे मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट, कि ऑप्शन सेलिंग तो समझ में आ गया सब कुछ, बट उसके लिए तो कैपिटल चाहिए, बट कैपिटल देने के लिए तो कोई नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैं जब गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था, वो बोली कि जो मेरे पास जो ज्वेलरी है मेरी शादी के लिए मम्मी ने लिया है, वो तू रख सकता है, उसके क्या करना है कर। फिर हमने उसके मम्मी को डिस्कस किया, मम्मी को एक प्लान बताया, बट हमने ट्रेडिंग के लिए नहीं बताया था, दूसरा ही प्लान बना के
उनके पास से वो ज्वेलरी ले ली और वो ज्वेलरी बैंक में रख के, क्योंकि वो पास का एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं दीदी की ज्वेलरी रखने का, तो वो हमने फिर से वहाँ पे ज्वेलरी रख दिए बैंक में और उससे मेरे पास अराउंड 2 लाख रुपए आ गए थे और 2 लाख से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। बट वो 2 लाख में से अराउंड 50 to 60,000 फिर से मैंने लॉस कर दिया था और वहाँ पे फिर समझ में आ रहा था वो कहीं ना कहीं प्रेशर था। बट गाइस, यहाँ पे मेरा एक अच्छी बात थी, वो 2 लाख रुपए मेरे माइंडसेट में यही था, मैं कैसे भी करके जॉब करके कहीं से भी वो मैं दे सकता हूँ, ये मेरे माइंड में था। ऐसे नहीं कि मैंने पूरा रिस्क लिया था वहाँ पे पूरे कैपिटल का। तो वो कहीं ना कहीं जो मेरे पास अभी लॉस होके 1,50,000 जो बचा था, वो फिर से जर्नी स्टार्ट चल रही थी। मैंने वो 1,50,000 से 32 लाख बनाया और उसका मैंने यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो बना के फर्स्ट ऐसा बंदा हूँ जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट वेरीफाइड पीएनएल के साथ आने वाला था। और उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए कोशिश की और 1-2 वीडियोस डाल दिया था। फिर मुझे समझ में आ गया ये मेरी बस की बात नहीं है, मेरा एक ही है मैं ट्रेडिंग में अच्छा हूँ, ये बाकी चीज़ करने मेरे बस की बात नहीं। मैंने वो 2 वीडियोस डालने के बाद यूट्यूब बंद कर दिया था और आप देखोगे कि वहाँ पे मैंने पूरी जर्नी भी बताई थी कि मैंने कैसे ग्रो किया है। फिर वो कैपिटल 32 लाख पे आ गया और थोड़ा सोर्स ऑफ फंड भी बढ़ गए थे मेरे बाहर से और वो फिर 32 लाख से स्लोली ग्रो करके 1 CR पे लेके गया और वहाँ पे फिर अच्छा खासा स्मूथली 1 CR पे मेरी डेली ट्रेडिंग चलती थी। और फिर 2023-24 चला गया इसमें। बट 24 में मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैं इंडियन मार्केट से शिफ्ट होके फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में आ गया। बहुत सारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, मेंबर्स थे या फ्रेंड्स थे, वो सब कुछ बोल रहे थे कि भाई तेरा इतना बढ़िया एनालिसिस है और तेरे लेवल्स इतने अच्छे, तू फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा यहाँ पे देख ले। फिर मैंने 1 लाख रुपए ऐड किया और क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट कर दिया था और वो शाम की बात थी अराउंड 5-6 बजे के। वो 1 लाख रुपए मैंने ऐड किया था और वो 1 लाख मेरे लिए मेरे कैपिटल का 1% के बिलो था, तो मेरे कुछ टेंशन नहीं था क्योंकि जब इंडियन मार्केट में मेरा डेली का पीएनएल 2 से 3 लाख रुपए अप डाउन होता था, बट यहाँ पे 1 लाख रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं था। जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए मैंने 1 लाख ऐड किया था और विदिन 1 आवर वो 1 लाख 3 लाख में कन्वर्ट हो गए। तो बढ़िया लगा कि भाई यहाँ से 200% रिटर्न बन गए 1 घंटे में। यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो मैं डेली का 1% निकालने के लिए देखता था या 2%, बट यहाँ पे 200% के लिए रिस्क के साथ बहुत ज़्यादा 200% प्रॉफिट तो दिख रहा है, रिस्क भी वैसे है। फिर मैंने वो 1 लाख को 3 लाख में लिया, 3 लाख से 7 लाख पे लेके गया और 7 लाख से 0 हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में। फिर से मैंने 3 लाख ऐड कर दिए थे। 3 लाख ऐड करने के बाद वो 3 लाख से स्लोली ग्रो करके 10 लाख पे लेके गया, वो फिर 10 लाख से 0 हो गया। तो यहाँ पे एक समझ में आएगा कि जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट है और इंडियन मार्केट में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जितना प्रॉफिट दिखता है उतनी ज़्यादा रिस्क भी है, उतना पीएनएल अप डाउन हो रहा है, जो इंडियन मार्केट में उसी तरह से नहीं था पीएनएल फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे फिर समझने में आ गया था कि कहीं ना कहीं सिर्फ मैनेजमेंट का सीखना था, क्योंकि जो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग का मैनेजमेंट डिफरेंट था और यहाँ पे डिफरेंट था। फिर यहाँ पे मैंने और थोड़ा कैपिटल ऐड किया, वो कैपिटल को ग्रो करते करते जर्नी अच्छा खासा मैंने पीएनएल बनाया था और प्रॉफिट बनाया अच्छा खासा। और फिर अभी जून में 2025 में सबसे बेस्ट मेरा प्रॉफिट था जो मैंने 5 लाख रुपीज़ ऐड किया था। बट गाइज यहाँ पे समझ लो, मेरा 5 लाख रुपए मेरे कैपिटल का 2% भी, अब 2% के बिलो ही था मेरा कैपिटल, उतना ही रिस्क लिया था। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो कैपिटल बहुत ज़्यादा था तो मैंने पूरा कैपिटल नहीं लगाया था, यहाँ पे सिर्फ उतना ही कैपिटल लिया था कि जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, उतना ही मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पे ऐड किया था और वो 5 लाख से मैंने 3 CR में कन्वर्ट कर लिया था, वो भी विदिन 15 डेज। उसका भी मैंने वेरीफाइड पीएनएल भी अपलोड किया है गाइस। तो ये मेरी जर्नी का सबसे टर्निंग पॉइंट बढ़िया था और यहाँ पे मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, जो 2025 था जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाने का ईयर था। और यहाँ पे समझ में आ गया था मुझे, जब इंडियन मार्केट कर रहा था तब ग्राउंड छोटा है ये समझ में आएगा और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है कहीं ना कहीं। बहुत सारे मेंबर्स मुझे हमेशा पूछते थे कि भाई जर्नी बताओ आपकी, आपने कैसे ग्रो किया है, इतना ग्राउंड से आप कैसे उठ के ऊपर आए हो। तो मैं हर टाइम ये ही बोलता था कि भाई रुक जा, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊंगा जहाँ पे मैं जर्नी बताऊँ, और वो आज का दिन है जहाँ पे मैं मेरी जर्नी बता रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में जो स्टॉक से बढ़िया तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे मैं जर्नी बता सकता हूँ, और मेरा ड्रीम भी था कि एक टाइम पे ये स्टेज पे आके मैं बताऊँगा मेरी जर्नी। थैंक यू जो स्टॉक्स ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
थैंक यू।